विच लिस्ट कंटेन्स ओनली वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो किस लिस्ट के अंदर हैं? मैस, डिस्टेंस, वेट। तो इसमें वेक्टर सारी नहीं है। मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, डिस्प्लेसमेंट, इसमें लग रहा है कि वेक्टर हैं सारी। एनर्जी, फोर्स और वेलोसिटी में एनर्जी वेक्टर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर लिखता जाऊं तो ये नहीं है। मैस वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम और स्पीड में टाइम और स्पीड नहीं है। तो ओनली वेक्टर क्वांटिटीज लिस्ट जो है वो आपकी लिस्ट बी है। अच्छा, उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि द डिस्टेंस, द डायग्राम शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इनिशियली डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, मतलब ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है, स्टीपनेस कम हो रही है, स्लोप यू कैन सी के जो स्लोप है वो कम हो रहा है। स्लोप कम होने का मतलब ये ग्रेडियंट कम हो रहा है। स्लोप का मतलब इन अदर वर्ड्स ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट कम होने का मतलब आप देखेंगे कि यार डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमेशा स्पीड होती है, तो स्पीड कम हो रही है। और स्पीड कम होने के बाद ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ग्रेडियंट हो गया जीरो। ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब है स्पीड हो गई जीरो। तो स्पीड इनिशियली ज्यादा थी, स्पीड कम होती गई होती गई होती गई और एंड पे स्पीड हो गई कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सिनेरियो था। अब इसको अगर हम लोग जो है वो नीचे ऑप्शंस में पढ़ें, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड फॉलिंग बैक टू द थ्रोअर। नहीं, फॉलिंग बैक नहीं, वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करेंगे तो उसमें तो ये है कि स्पीड कम होगी, एक पॉइंट के लिए स्पीड जीरो हो जाएगी, और उसके बाद लेकिन फॉलिंग बैक टू द थ्रोअर के दौरान स्पीड फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो ये ग्राफ नहीं होगा। उसके बाद आ गया सरकार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप एज इट मूव्स अवे फ्रॉम। तो स्पीडिंग अप का ग्राफ नहीं है, स्पीडिंग अप में जो है ना वो इंक्रीजिंग कर्व होता है यूं करके। ठीक है, तो वो वाला सीन नहीं है इधर। अच्छा, उसके बाद जो है वो कह रहा है अ रॉक ड्रॉप फ्रॉम अ हाई क्लिफ एंड फॉलिंग इनटू द सी बिलो। तो रॉक ड्रॉप फ्रॉम अ हाई क्लिफ के दौरान भी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी, यहाँ स्पीड नहीं बढ़ रही। ठीक है। डी ऑप्शन में वो कह रहा है अ ट्रेन ब्रेकिंग टू अ हॉल्ट एज इट स्टॉप्स एट अ स्टेशन। तो हाँ, यहाँ पे नजर आ रहा है कि ट्रेन जो है वो ब्रेक कर रही है, मतलब उसकी स्पीड स्लो हो रही है। स्पीड स्लो होने के बाद वो आके स्टॉप कर रही है। यहाँ पे नोटिस करो डिस्टेंस मजीद इस पॉइंट के बाद, इस टाइम के बाद डिस्टेंस मजीद इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रुक चुका है। ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन थ्री बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ फॉलिंग स्काई डाइवर इज शोन एज ही फॉल्स द स्काई डाइवर स्प्रेड्स आउट हिज आर्म्स एंड लेग्स एंड देन opens his parachute. Which part of the graph shows falling with terminal velocity? Which part of the graph shows the skydiver falling with terminal velocity? ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये बंदा पैराशूट ना खोलता, थोड़ा सा और इसको प्रोलॉन्ग करता, तो हो सकता है यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाती। उसके बाद ये पैराशूट खोलता तो ये जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी होती उसके बाद। लेकिन इसने पैराशूट खोलने से पहले टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करने ही नहीं दिया। यहाँ पर उसने टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करने, नोटिस करो स्पीड अभी तक हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही, थोड़ी सी इंक्रीज कर रही है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड किस केस में? जब आपके नीचे का वेट और ऊपर का एयर रेजिस्टेंस ड्रैग ये इक्वल हो जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी होती है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो वो बी पॉइंट तक रीच हुई नहीं थी, उसने पैराशूट पहले ही खोल दिया। जब पैराशूट खोला तो अगेन डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, वेट और एयर रेजिस्टेंस का। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, वेट कम हो गया। फिर वो स्लो डाउन होना शुरू हुआ, स्लो डाउन होते होते एयर रेजिस्टेंस फिर कम होते होते फिर वेट के इक्वल हुई। तो ये डी वो पॉइंट है जहां कांस्टेंट वेलोसिटी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच हुई है। और इसको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी समझ आ रही कि यार टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, सिर्फ इफ यू हैव दिस ओनली दिस इंफॉर्मेशन कि टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी, सिर्फ इतनी बात पता हो, बाकी कॉन्सेप्ट्स ना पता होंगे, कब एयर रेजिस्टेंस वेट क्या इक्वल हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप ग्राफ पे देखें यार कहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी रीच हो रही है, वही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो वो डी पे रीच हो रही है, ठीक है, बी पे रीच नहीं हो रही। तो ये आपका सीन आ गया। उसके बाद जो है वो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर को एक मिनट रीड करो। आई एम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर को रीड करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन सीज अ हैजर्ड इन द रोड अहेड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। द स्पीड टाइम ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ द कार चेंजेस। स्टूडेंट, थ्री स्टूडेंट्स सजेस्ट व्हाट एरिया x and area y represent. Student 1, area x represents the thinking distance. Student 2, area y represents the stopping distance. Student 3, area x plus area y represents the stopping distance. ठीक है, तो stopping distance क्या होता है? stopping distance होता है total distance आपका जो होता है thinking distance plus braking distance. braking distance वो होता है जो आपने ब्रेक लगाया उसके बाद कितनी देर लगी रुकने में, कितनी देर नहीं, कितना डिस्टेंस लगा रुकने में, डिस्टेंस होता है, इट्स नॉट टाइम। ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, जैसे ही आपने गाड़ी के ब्रेक पैडल को टच किया उस पॉइंट से लेके जब तक गाड़ी रुकी उस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो उसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहेंगे। थिंकिंग डिस्टेंस होता है कि जब आपने सामने अपने हैजर्ड देखा, हैजर्ड को देखने से लेके ब्रेक पैडल पे पांव ले जाने तक का जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे, रिएक्शन टाइम के दौरान जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसको थिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो ये नोटिस करो, थिंकिंग डिस्टेंस के दौरान आपने ब्रेक पेडल को अभी तक टच नहीं किया, टच करने का सोच रहे हैं अभी आप। ठीक है, तो जब आपने टच नहीं किया तो इसका मतलब आपकी स्पीड भी चेंज नहीं करेगी। तो ये जो नेशनल टाइम है जहां स्पीड चेंज नहीं कर रही, ये वो वाला पीरियड है कि जब आप थिंकिंग डिस्टेंस वाले सिस्टम में। और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो ऑफ कोर्स डिस्टेंस होता है। तो एरिया तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, बात तो ठीक है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है थिंकिंग डिस्टेंस। इट इज करेक्ट, क्योंकि एक्स के दौरान आपकी स्पीड डिक्रीज नहीं कर रही। स्पीड डिक्रीज कब नहीं करती? जब आप ब्रेक पैडल को टच नहीं करते, और ब्रेक पैडल को जब आप टच नहीं करते उस दौरान तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम थिंकिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट 1 की बात ठीक है। स्टूडेंट 2 कह रहा है एरिया वाई रिप्रेजेंट स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो एरिया वाई स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं, एरिया वाई ब्रेकिंग डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो डिस्टेंस है जब आपने ब्रेक को टच कर दिया तो अब आपकी स्पीड कम होना शुरू हो गई और आपकी स्पीड हो गई 0। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है। और अगर मैं एक्स और वाई दोनों को इकट्ठा कर दूं तो ब्रेकिंग प्लस थिंकिंग मतलब एक्स प्लस वाई, ये दोनों एरियाज मिलके क्या बन जाएंगे? ये मिलके स्टॉपिंग डिस्टेंस बन जाएंगे। तो इट मींस एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट स्टॉपिंग डिस्टेंस, सो दिस इज करेक्ट। तो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 3 की बातें ठीक हैं, तो यहां से आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद द डायग्राम शोज द डायग्राम शोज a graph of load against extension for a material at which point is the limit of proportionality reached। किस पॉइंट पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो गई है? तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो गई है उस पॉइंट पे कि जिस पॉइंट पे कर्व होना स्टार्ट हो गया है। ग्राफ कर्व होना स्टार्ट हो गया है, समझ लो क्या हुआ है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो गई है। तो ग्राफ कर्व होना स्टार्ट हुआ है पॉइंट ए के फौरन बाद नोटिस एक कर्व की शक्ल बनना शुरू होगी। तो इसका मतलब ए इज योर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सिंपल सा रूल मैंने बताया था कि भाई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो पॉइंट होता है जहां पर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना रहे, फोर्स और एक्सटेंशन आपस में प्रोपोर्शनल ना रहे, तो वो फिर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग ऑन। There is no atmosphere on moon. Two metal spheres of identical volume but different masses are at rest at the same height above the ground of moon. Two spheres are dropped at the same time. How do the spheres move after they are dropped? नो एटमॉस्फेयर यहाँ पर जो है, नो एटमॉस्फेयर हादी, ये जो है ये 2025 का पेपर है। 2025 में जून वेरिएंट 1-2 का पेपर है ये। अच्छा जी, अब जब आपके पास एटमॉस्फेयर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो, छोटा हो, चौड़ा हो, पतला हो, जैसा मर्जी हो, भारी हो, हल्का हो, जैसा मर्जी हो, उसने सेम टाइम पे फॉल करना है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वट एवर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स, मैसेज, वॉल्यूम्स, वट एवर दे आर, if there is no air resistance they will always fall at the same टाइम पे वो फॉल करेंगे। तो ये ऑप्शन डी बन जाएगा इसका। द टू स्फेयर्स हिट द ग्राउंड टुगेदर। उसकी वजह यह है कि आप कितना जल्दी मूव कर रहे हैं, कितने टाइम में फॉल कर रहे हैं, ये सब बातें डिपेंड करती हैं आपकी एक्सेलरेशन पे। और न्यूटन सेकंड लॉ में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो बनता है फोर्स ओवर मास से। और एक ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन हिम इज द वेट। तो वेट ओवर मास जो है वो एक्सेलरेशन होती है। अब आप कर लें कि एक ऑब्जेक्ट है कि जिसका वेट बहुत बड़ा है तो उसका फोर्स मास भी बहुत बड़ा होगा, तो वेट ओवर मास का रेशो कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट के जो छोटा सा है उसका वेट भी कम है, मास भी कम है। तो इसका वेट और मास का रेशो, फॉर एग्जांपल इसका वेट जो है वो 50 न्यूटन है और मास जो है वो 5 kg है। तो रेशो क्या आ रहा है? 10। आंसर 50 और 5 is 10। इसका वेट है 5000
और मास है 500, तो आंसर इधर भी क्या आ रहा है 10। तो एक्सेलरेशन जो रेशो है वो सेम है, वेट और मास का जो रेशो है वो सेम है। और रेशो क्या था, रेशो मैंने शुरू में ही बताया, रेशो वाज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इसका मतलब सेम रहेगी। तो जब दो बॉडीज की एक्सेलरेशन सेम रहेगी, इट मींस इट मींस कि फिर वो ऑफ कोर्स सेम टाइम पे मूवमेंट करेंगे, सेम टाइम पे फॉल करेंगे ऑल। तो ये ऑप्शन डी बन जाएगा इसका। अच्छा जी, मूविंग ऑन। A student determines the density of a small rock. The weight of the small rock is 1.2 newtons. अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है she pours 100 centimeter of water into a measuring cylinder. She carefully submerges the rock. The new reading is 147. मतलब आसान तरीन सवाल है। ठीक है, आपको जो है वो डेंसिटी मांगी हुई है आपसे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे कि मेजरिंग सिलेंडर का बगैर रॉक के वॉल्यूम था 100, बाद में हो गया 147, तो जो डिफरेंस है ऑफ कोर्स वो वॉल्यूम ऑफ रॉक होगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा 47 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद आपके पास मैस कैसे आएगा, अब आपके पास वेट है, मसला ये रॉक का वेट है, मैस निकालना है। तो W इक्वल्स टू mg एक फॉर्मूला है, उसमें अगर आपके पास वेट हो उसको आप g उससे डिवाइड कर दें वेट से, तो आपके पास मैस आ जाता है। तो 1.2 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू याद रखना, पेपर में नोटिस कर लो, शुरू में ही लेटेस्ट पेपर्स में शुरू में ही जो तुम लोग की गाइडलाइन होगी यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है। टेक वेट ऑफ वन, ये मतलब जी की वैल्यू बता रहा है 9.8 लेनी है। ठीक है, तो 9 पॉइंट ये 10 कोई लेके बैठा हुआ है या कुछ इस तरह की स्टंट नहीं मारने, 9.8 लेनी सिंपल। ठीक है। अगर तो उसने मेंशन नहीं, अगर एग्जामिनर ने सवाल में खुद मेंशन किया हुआ है कि भाई जी आपने 10 लेना है, तो फिर आपने 10 लेना है। अगर नहीं मेंशन किया हुआ है फिर आपने 9.8 लेना है। तो आप 1.2 को डिवाइड कर दें 9.8 से, 1.2 को 9.8 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मैथ आ जाएगा। उस मैथ्स को उस मैथ्स को आप जो है वो फिर डिवाइड कर दें 47 से, तो फिर क्या आंसर आएगा जरा मुझे बताओ। कोई ना कोई कैलकुलेट करके मुझे बताए, 1.2 और 9.8 डिवाइडेड बाय 47। अशनव कैलकुलेटर है, चेक करो क्या आंसर आएगा। सर डी। डी 2.6। जी। ओके, आगे वो कह रहा है अ रॉक ऑफ मास 20 केजी इज ट्रेवलिंग सर इन। वो क्वेश्चन 6 नहीं समझ आया था। क्वेश्चन 6 ये क्वेश्चन वाला। नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, वो कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक उनके मैसेज डिफरेंट है, मैसेज डिफरेंट है। मैं उनको एक सेम हाइट से ड्रॉप करूंगा, सेम हाइट से ड्रॉप करूंगा मून पे, तो जब मैं ड्रॉप करूंगा तो क्या वो सेम टाइम पे गिरेंगे या कोई पहले गिरेगा कोई बाद में गिरेगा, या इस तरह की वो बातें पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो तो इस केस में ये याद रखना कि जब भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी ना, एयर रेजिस्टेंस आती है फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट शेप्स डिफरेंट टाइम पे फॉल करते हैं। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर वो सेम टाइम पे फॉल करेंगे, इस तरह से बात समझ लो। तो डायरेक्ट ऑप्शन डी सिलेक्ट कर लोगे। और अगर उसकी लॉजिक समझनी है पीछे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वो डिपेंड करता है उसकी एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन फोर्स एक फॉर्मूला था न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल्स टू एम है। यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाऊं तो इट वुड बी इक्वल टू फोर्स ओवर मास। एक ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में है तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज द वेट। तो ये एफ की जगह पे मैं डब्ल्यू लिख सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन असल में किसके इक्वल है, डब्ल्यू और एम के इक्वल है। वेट और मास के इक्वल होती है एक्सेलरेशन। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है कि जिसका वेट बहुत ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स उसका मास भी ज्यादा होगा। एक ऑब्जेक्ट है कि जिसका वेट बहुत कम है, उसका मास भी ऑफ कोर्स कम होगा, लेकिन जो ओवरऑल रेशो होगा वो दोनों का इक्वल होगा। एग्जाम्पल मैंने नीचे दी कि वेट अगर 5,000 है तो मास 500 है, तो आंसर इसका डिवाइड करके 10 आ रहा है। और अगर वेट आपका 500 है, 50 है, वेट आपका 50 है और मैस आपका 5 है। अब वेट नोटिस करो, एक बॉडी का वेट है 5,000, एक का है 50, फर्क है ना, एक ज्यादा एक कम है। लेकिन साइमल्टेनियसली नीचे डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, एक 500 एक 5 है, तो आंसर ओवरऑल सेम आ रहा है 10। ठीक है, और वो जो आंसर है वेट ओवर मास का, ये आंसर किस चीज का आ रहा है, ये वेट ओवर मास का आ रहा है। तो ये वेट ओवर मास का आंसर है, ये बेसिकली वेट ओवर मास क्या था, वेट ओवर मास वाज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सेम है, चाहे बॉडी बड़ी हो या छोटी हो, एक्सेलरेशन सेम है। तो इसका मतलब है ऑफ कोर्स वो सेम टाइम पे फॉल करेगा। आई समझ के नहीं आई। आ गई सर, आ गई, आ गई, आ गई। अच्छा जी, 8 में कह रहा है रॉक ऑफ मास 20 केजी
स्पीड ये है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है, जरा इसका आंसर देख के बताओ क्या आ रहा है। 20 × 6 का स्क्वायर ओवर 2, 36 और सर 10, थ्री 360 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच रो शोज एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ न्यूक्लियर फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का फायदा ये होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें नहीं प्रोड्यूस होती। और नुकसान, नुकसान पढ़ लेते हैं। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उसके अंदर जो है ना वो रेडियोएक्टिव लीकेजेस का खदशा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई रेडियोएक्टिव सैंपल में से रेडियोएक्टिव एमिशंस लीक हो जाएं आपकी पावर प्लांट से बाहर, तो वो सराउंडिंग में नुकसान क्रिएट कर सकते हैं। तो डज नॉट प्रोड्यूस, सही एडवांटेज है। ओके, प्रोड्यूसेस, हाँ सही है, तो ऑप्शन ए इसका सिंपल ऑप्शन बन जाएगा। रिन्यूएबल नहीं है न्यूक्लियर, सॉरी, नहीं, न्यूक्लियर इज नॉट रिन्यूएबल। न्यूक्लियर इज नॉट रिन्यूएबल, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर रिन्यूएबल नहीं है। क्यों? आप पावर प्लांट में यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक दफा डिके हो गया, क्रिप्टॉन बेरियम में कन्वर्ट हो गया, तो आप रिन्यूएबल का मतलब है अचानक खुद ब खुद वो वापस आ जाए। ऐसा नहीं होता, आपको फ्यूल रॉड नहीं लगानी पड़ेगी, यूरेनियम दोबारा लेके आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट रिन्यूएबल। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है विच रो गिव्स द डेफिनेशन ऑफ वर्डन एंड द यूनिट ऑफ वर्डन। तो वर्डन का यूनिट जाउल्स होता है, तो जाउल्स जहाँ पे नहीं है वो दो ऑप्शन वैसे ही हटा दें आप, उसके बाद पढ़ें फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ए ऑप्शन कह रहा है द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ये तो पावर की डेफिनेशन है, पावर होता है एनर्जी ओवर टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी बनेगा इसका। उसके बाद आपके पास 11 कह रहा है a hammer hits a nail into a piece of wood. The weight of the nail is negligible. The hammer exerts a force Fh and a pressure Ph on the nail. ठीक है, the nail exerts a force Fw, ठीक है, and a pressure Pw on the wood. How do these forces and pressures compare? तो जितनी फोर्स हैमर नेल पे लगाएगा उतनी ही फोर्स नेल वुड पे लगाएगी, सेम फोर्स। तो फोर्स ऑफ हैमर एंड फोर्स ऑन द वुड विल बी इक्वल। ठीक है, लेकिन चूंकि हैमर और नेल का एरिया इन कांटेक्ट, अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स जो हैमर लगा रहा है और फोर्स जो नेल लगा रही है वुड पे, वो तो इक्वल है। एरिया पे देखो कि एरिया बिटवीन द हैमर एंड द नेल, जहां पे हैमर और नेल इन कांटेक्ट है वो एरिया ज्यादा है। और जहां पे नेल और वुड इन कांटेक्ट है वो एरिया कम है। तो ये एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है। तो प्रेशर ड्यू टू हैमर, चूंकि एरिया ज्यादा है तो वो कम होगा। डिनोमिनेटर में ना एरिया इनवर्स रिलेशन है, एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। तो हैमर और नेल का कांटेक्ट एरिया ज्यादा है तो वहां प्रेशर कम होगा, और नेल और वुड का कांटेक्ट एरिया कम है तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ हैमर विल बी लेस देन प्रेशर ऑन वुड। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, प्रेशर वुड बड़ा होगा हैमर से, तो ये ऑप्शन वैसे ए क्लियर नजर आ रही है सही। ऑप्शन ए ही बनती है इसकी। ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द प्रेशर एट अ पॉइंट beneath the surface of a liquid varies with the depth of the density। ठीक है, which changes both increase the pressure beneath the surface। डेप्थ भी बढ़ेगी, डेंसिटी भी बढ़ेगी, दोनों इंक्रीज होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। रो जी एच प्रेशर ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला है। रो जी एच, तो डेंसिटी भी बढ़ाओगे, हाइट भी बढ़ाओगे, तब जाके प्रेशर बढ़ेगा। तो इंक्रीज इंक्रीज बोथ में आ जाएगा डी। ठीक है, ये आसान सवाल था। उसके बाद 13 पे आ जाते हैं। 13 कहता है कि द डायग्राम शोज अ सिलेंडर कंटेनिंग एयर। The piston is free to move inside the cylinder and the atmospheric pressure acts outside the cylinder. The diagram shows a cylinder containing air, ठीक है. The piston is free to move inside the cylinder, ठीक है. The atmospheric pressure acts outside the cylinder. As the air inside the cylinder is heated, the piston moves towards the right. Which quantity?
विच क्वांटिटी डिक्रीजेस, कौन सी वैल्यू गिरती है? The average force exerted on the piston each time that one particle hits the piston, ये बढ़ेगी। ये क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने से हर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब ये जाके इससे हिट करेंगे तो ऑफ कोर्स ज्यादा फोर्स के साथ हिट करेंगे। ठीक है, तो सर जब ज्यादा सवाल ही फोर्स, नहीं समझ आया। देखो कह रहा है कि मैंने जो है ना वो इन्होंने क्या किया कि इस नीचे से हीट दी। हीट करने से ये पिस्टन पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, ये राइट पे मूव कर गया, ये सिनेरियो था। जब पिस्टन राइट पे मूव किया तो इस हीट करने की वजह से पिस्टन राइट पे मूव किया, इस वजह से क्या चीज कम होगी? अब पहला ऑप्शन उसने दिया कि द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन बाय द पार्टिकल, तो ये पार्टिकल को जब मैं हीट करूंगा तो ऑफ कोर्स इसकी फोर्स बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। वो पूछ रहे कम होगी, जबकि ये पार्टिकल जब हीट होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने से ये ज्यादा जोर से कोलाइड करेगा, तो द एवरेज फोर्स विल इंक्रीज, द एवरेज कोलिजन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल एंड द पिस्टन विल इंक्रीज बिकॉज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। सिंपल रूल है। ठीक है, चल क्लास एंड होने वाली है, हर बंदा फौरन क्लास रिज्वाइन करे। ठीक है, डिले ना है, मैंने फौरन आगे रिपीट करना है, मतलब आगे स्टार्ट करना है, तो क्लास में डिले ना है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द एयर पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स ये भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ रही है तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ेगी। द मास ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर, ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि एयर मैस मतलब एयर लीव नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स कहीं पे एयर लीव नहीं कर रही, तो जितनी एयर है उतनी रहेगी, तो mass will remain same। लास्ट में कह रहा है द नंबर ऑफ collisions मेड बाय द एयर पार्टिकल्स विद द पिस्टन इन 1 सेकंड, ये डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये बात है कि पिस्टन जब राइट पे जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होता है? असल- अच्छा, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमने एंड पे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि द नंबर ऑफ collisions विल डिक्रीज बिकॉज व्हेन वी हीट द पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स द राइट, जब पिस्टन राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम के बढ़ने से नंबर ऑफ collisions डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्कशन थी। उसके बाद मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है अ फिक्स्ड मास ऑफ एयर हैज वॉल्यूम and pressure, the volume of the air has now been changed to, तो ये V1 है, ये V2 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नया प्रेशर P2। बताएं, आसान तरीन सवाल है। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 का क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। पहले वॉल्यूम 150 था, फिर 100 हो गया, तो P1 ये V1 V2 जाएंगे। पहले प्रेशर 120 था, तो अब वॉल्यूम प्रेशर, नया प्रेशर क्या हो जाएगा? तो इसकी कैलकुलेशन करें जरा। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 के हिसाब से P2 फाइंड आउट करना है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 150 ओवर 100। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। सर 180। 180। ठीक है, 180 इसका जी। आंसर। ओके, तो ये आपका 180 आंसर बन जाएगा इसका। उसके बाद मूविंग ऑन, द डायग्राम शोज 4 चेंजेस ऑफ स्टेट V X Y and Z, W X Y and Z। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो सिनेरियो ये है कि विच रो गिव्स द नेम्स ऑफ द 4 चेंजेस ऑफ स्टेट, ये भी आसान तरीन सवाल फिर से आ गया। वाई, डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू है लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस अगर आप जा रहे हैं तो दैट इज बॉइलिंग या एवेपोरेशन, दोनों में से कोई एक आप नाम दे सकते हैं। ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे ट्रिक करने के लिए बॉइलिंग अच्छा नहीं किया हुआ उसने। मैंने मुझे वो याद आ रहा था एक एमसीक्यू कि जिसमें लिक्विड से गैस की ट्रांजिशन थी और उसने बजाय बॉइलिंग के वेपरेशन का नाम दिया था, तो बच्चे वहां कन्फ्यूज। तो बॉइलिंग के बजाय अगर बॉइलिंग नहीं दिया हुआ, वेपरेशन दिया, तो वेपरेशन भी तो लिक्विड टू गैस ट्रांजिशन ही होती है ना। तो इस तरह से भी वो टेस्ट कर सकता है, खैर इसमें नहीं किया हुआ उसने। अच्छा, अब अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि आपके पास जो है वो डब्ल्यू हो गया बॉइलिंग, गैस से वापस लिक्विड में जा रहे हैं, गैस से लिक्विड में जाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी कंडेंसेशन। उसके बाद वाई क्या है? वाई इज सॉलिड से लिक्विड विल बी मेल्टिंग, और फिर लिक्विड से
सॉलिड विल बी फ्रीजिंग, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। अच्छा, अभी तक पेपर आसान है, इसमें कोई भी इतना मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सवाल ही है। ठीक है। बॉइलिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, वाई, क्रॉस एक दफ़ा रीचेक भी कर लिया करो इस तरह के सवालों में जहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हों, एक दफ़ा देख लो भाई वाई क्या था, वाई था मेल्टिंग, हाँ ठीक है ओके, तो ये डी आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोग सेक्शन वन के सवालों से, बल्कि सेक्शन वन के सवालों से हम कहाँ फॉरवर्ड हो गए, 14 के बाद। नोटिस करना कि 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 ऑन 14 ऑनवर्ड्स जो है वो सेक्शन वन खत्म हो गया, 15 से सेक्शन टू स्टार्ट हो गया। तो पहला सवाल सेक्शन टू स्टेट्स ऑफ मैटर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का सवाल आ गया, अगला जो है वो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी में से क्वेश्चन आ गया। तो ये जो है, अब हमारा काम जो है वो थर्मल फिजिक्स की तरफ आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब कन्वेक्शन। क्या हुआ, मानूर क्या कह रही हो? बी आंसर होगा। हाँ भी, अच्छा फॉर्मेट इसका क्लास का ये है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और अगर तुम लोगों को समझ आ रही है तो इट्स गुड इनफ, नहीं समझ आ रही फिर पूछना है। अपने आंसर्स ऑफ कोर्स अपने सामने रजिस्टर रखो, अपने ऐसे भी कर सकते हो कि क्वेश्चन में समझाने के दौरान इफ यू गेट टू योर आंसर राइट इट डाउन ऑन द रजिस्टर, इफ इट मैचेस विद माइन तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर उसकी करेक्शन भी कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं मैच कर रहा और मैंने जो समझाया वो समझ भी नहीं आ रहा तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है, इस तरह से चलना है। The diagram shows a metal pan on a hot plate. The pan is heated by the hot. What is the energy transferred from the hot plate to the metal pan? और से सुनो, from the hot plate to the metal pan, क्या यहाँ कोई लिक्विड इन्वॉल्व है? हॉट प्लेट और मेटल पैन, मतलब ये यहाँ की बात कर रहा है, इधर की, इस जगह की। इधर तो कोई लिक्विड नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है, तो जब कोई लिक्विड या फ्लूइड ना हो तो वहां कन्वेक्शन ज्यादातर नहीं होती, वहां पे कंडक्शन होती है। तो फिर ये कंडक्शन का केस है। अगर वो कहता है ना व्हाट हाउ इज द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड इनसाइड द लिक्विड, कि वो जो पानी है अंदर, वाटर के अंदर, पानी के अंदर हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो उसके केस में तो हम लोग कहते हैं कि भाई हाँ जी कन्वेक्शन हो रही है। लेकिन अगर तो वो कह रहा है कि भाई हॉट प्लेट और पैन के दरमियान क्या हो रहा है, तो हॉट प्लेट और पैन के दरमियान तो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है a beaker of cold water is heated at its base. What happens to the water, to the heated water? A beaker of cold water is heated at its base. What happens to the heated water? डेंसिटी को क्या होगा, मूवमेंट को क्या होगा? कन्वेक्शन का सिंपल बेसिक लेवल क्वेश्चन है। बेस वाले जो पार्टिकल्स है वो गर्म होंगे, एक्सपैंड होंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी, वो राइज करेंगे, खत्म कहानी। तो डेंसिटी विल डिक्रीज एंड द पार्टिकल्स विल राइज, द वाटर मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ होगी, डिक्रीज एंड अपवर्ड्स ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा नोफिल सर, नोफिल, खैर है कोई बात नहीं, नोफिल ने मार्किंग स्कीम खोली तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 20 पे नोफिल मार्किंग स्कीम खोली तो क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस करने के बाद जो है ना, एक दफा हमारे वो भी चेक कर लेना कि हमने ठीक किए हुए कि नहीं किए हुए, क्योंकि मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है मैं भी कहीं बीच में गलती कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी। द ग्राफ शोज the graph shows at one instant the pressure variation along a sound wave. Hmm. Which point represents a rarefaction and what is the wavelength of the sound? देखो, मैंने तुम लोगों को साउंड वेव के अंदर बताया था कि साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कि जिसके अंदर कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस बनते हैं। और फिर मैंने कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस के बारे में एक बात बताई थी कि आपने कंप्रेशंस और कंप्रेशंस को हाई प्रेशर जोन्स कहना है और रेयर फैक्शंस को लो प्रेशर जोन्स कहना है। तो कह रहा है रेयर फ्रैक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेयर फ्रैक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा जहां पे पी या क्यू में से कौन रिप्रेजेंट करेगा? लो प्रेशर कहां पे? लो प्रेशर पी पे या क्यू पे? लो प्रेशर जो है वो क्यू पे है, ठीक है। तो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो है वो रेयर फ्रैक्शन, और एक्स और वाई में से वेवलेंथ कौन है, तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, तो वो एक्स वाला डिस्टेंस है। वाई एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड कहता है फिर हमारा ऑप्शन वाई होता है।
तो क्यू एन एक्स हमारा रेयर फ्रैक्शन इज क्यू एंड वेवलेंथ इज एक्स, तो ये ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद a cork on a surface of water moves up and down as a wave passes through the surface. The diagram shows how the height of the cork above the average level, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, of course जब पानी गुजरेगा तो वो ऊपर नीचे होता जाएगा। The numerical value of the wavelength of this wave is equal to the numerical value of the amplitude of this wave. तो amplitude इस wave का और wavelength इस wave की equal है। हम्म, एक मिनट। ओके 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 ओके, सही है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो लैम्डा के इक्विवेलेंट है। एम्पलीट्यूड हमारा कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब लेमडा हमारा 2 सेंटीमीटर है। लेमडा 2 सेंटीमीटर है, हमें चाहिए क्या? वेव स्पीड। वेव स्पीड के फॉर्मूले दो हैं, या तो लेमडा इंटू एफ है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, टाइम पीरियड गिवन है तो लेमडा बाय टी है। यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस पे टाइम पीरियड है, लेमडा हमारे पास आ गया, तो लेमडा हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और टाइम पीरियड हमारा 0.5 सेकेंड्स है, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेव स्पीड बन जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अ वाटर वेव ट्रेवल्स फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर इन रिपल थिंग, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड। ये मैं तुम लोगों को एक एब्रिविएशन बताई थी, एस एस एस। शैलो मींस स्लोअर एंड शॉर्टर। कि जब आप शैलो रीजन में जाते हैं आपकी वेव हो जाती है स्लो, और जब आपकी वेव हो जाती है स्लो तो आपका वेवलेंथ हो जाती है छोटी, क्योंकि v इक्वल्स टू एफ लेमडा वाले फॉर्मूले में अगर हम देखें तो वेलोसिटी का और लेमडा का रिलेशन है आपस में, कि वेलोसिटी कम होगी तो लेमडा भी कम होगा। ये याद होगा क्लास के दौरान मैंने एक बड़े आदमी और एक उसके साथ बच्चा चल रहा था, उसके मैंने जो है ना एग्जांपल दी थी कि दोनों 3 स्टेप्स लेते हैं, लेकिन बड़े आदमी का स्टेप लेंथ ज्यादा है, छोटे बच्चे का स्टेप लेंथ कम है। तो वो बड़ा बंदा ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगा, मींस उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो डिपेंड करता है स्पीड ज्यादा कब है, कि जब आपकी स्टेप लेंथ ज्यादा है। बेशक दोनों 3 स्टेप्स ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप सेम है, फ्रीक्वेंसी बेशक कांस्टेंट है, लेकिन स्टेप लेंथ ज्यादा होने से स्पीड बढ़ी। इसी तरह यहाँ वेव लेंथ ज्यादा होने से स्पीड ऑफ द वेव ज्यादा होगी। अच्छा खैर, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। सवाल ये कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द स्पीड एंड द वेव लेंथ। तो मैं शेलो रीजन में जा रहा हूँ तो स्पीड कम होगी, वेव लेंथ भी कम हो जाएगी, डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपके जो है वो 20 तक के एमसीक्यूज के आंसर्स हो गए। नोफिल, नोफिल एक काम सर करो सारे जरा, ठीक है। टैली करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, 2 का डी है, 3 का डी है, 4 का बी है, 5 का ए है। टैली कर रहे हो साथ साथ? ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक। 6 का डी है, 7 का डी है, 8 का सी है, 9 का ए है, 10 का सी है। ये ठीक है। 11 का ए है, 12 का डी है, 13 का डी है, 14 का बी है, 15 का डी है। सही है। ये ठीक है। 16 is A, 17 is B, 18 is C, 19 is C, 20 is D। ठीक है। जी सर सारे ठीक। Moving on, question number 21 कह रहा है diagram shows a ray of light directed to a plane mirror. What are the angle of incidence and the angle of reflection? अच्छा ये चीज याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे तो इक्वल, तो जो ऑप्शन में वो अलग है वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है। ये देखो, इस टेक्निक से आपके बी और सी वैसे ही हट गए। अगर आप तुक्के भी लगा रहे हो ना यहाँ पे, ये याद रखना, अभी मैं इस सवाल में मैंने ये साइंस लगाई है, वरना अगर आप तुक्के भी लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो तुक्कों को भी आप जो है ना वो 25% प्रोबेबिलिटी से 50% पे लेके आ सकते हो। रैंडम तुक्का मारोगे इसमें से ए बी सी डी चारों में से तो कोई एक सही हो जाएगा, 25% की प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि यार बी और सी ऑप्शन बिल्कुल ही फारिग है, मतलब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं दे शुड बी इक्वल। तो जहां वो इक्वल नहीं है तो वो ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, इसका मतलब ए होगा या बी होगा, दोनों में से कोई एक होगी। ठीक है।
अच्छा, अब तरीका क्या होता था कि जो वेव आके बाउंड्री को लगेगी, सरफेस बाउंड्री को लगेगी, उस वेव को, उस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। जहां लगेगी वहां पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना होता था। नॉर्मल इज अ 90 डिग्री लाइन। नॉर्मल इज अ 90 डिग्री लाइन फ्रॉम द सरफेस वेयर द रे हिट्स। ठीक है, जहां पे रे हिट करती है उस पॉइंट पर सरफेस से 90 डिग्री लाइन बनाओगे तो उसको नॉर्मल कहोगे। और उस नॉर्मल के जो ब्लू कलर में इधर और ये जो ब्लैक वाली रे है इंसिडेंट रे, इन दोनों के दरमियान के एंगल को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। सरफेस, ये तो मिरर, ये तो सरफेस है। सरफेस और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है जो मैंने आई के साथ लेबल किया हुआ है। तो 90 से माइनस करोगे तो ये 50 है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है तो ऑफ कोर्स फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 ही होगा। तो ऑप्शन डी बन जाएगी। उसके बाद आपसे वो कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन सरफेस एट एन एंगल सी। एंगल सी इज द क्रिटिकल एंगल। विच डायग्राम शोज व्हाट हैपेंस टू द लाइट। ये सिंपल है कि लाइट के साथ क्या हो रहा है क्रिटिकल एंगल के केस में। एंगल सी क्रिटिकल एंगल है, एंगल सी क्रिटिकल एंगल है, तो उसके अंदर जो है ना, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री पे होगी। तो रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे कौन से उसमें, रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे किस ऑप्शन के अंदर है? सिर्फ ऑप्शन, इट इज ओनली इन ऑप्शन डी। तो 22 सिंपल डी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है कि यार ये भी तो कुछ रे, ये तो वापस अंदर क्यों आ रही है? क्रिटिकल एंगल पे तो सारी रे को 90 डिग्री पे जाना चाहिए, ये वापस अंदर वाली कौन सा कहानी है, क्या है? तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं अज्यूम कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो लाइट आ रही है, मतलब देयर कैन बी डिफरेंट सेवरल रीजंस कि क्यों जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। व्हाई इज इट सो? उसकी वजह ये है कि आपकी लाइट रे के अंदर देयर माइट बी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स which are traveling at different wavelengths and different frequencies and different speeds, जिसकी वजह से फॉर देम ये क्रिटिकल एंगल, उन स्पेसिफिक फ्रैक्शंस के लिए वो क्रिटिकल एंगल कम होगा, तो वो दे माइट रिफ्लेक्ट बैक इनसाइड। ठीक है, तो वापस अंदर रिफ्लेक्ट कर जाना या बाहर रिफ्रैक्ट कर जाना वो निशानी नहीं है। निशानी ये है कि अगर क्रिटिकल एंगल मेंशन्ड है तो ये 90 डिग्री वाली लाइन होना मस्ट है, ये मस्ट है। बाकी दो पर नीचे हो सकती है, देयर माइट बी अ केस कि कुछ रेज जो है वो रिफ्रैक्ट बाहर की तरफ कर जाएं, कुछ अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएं, देयर माइट बी केसेस। लेकिन निशानी ये है कि 90 डिग्री वाली जरूरी होनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल जहां मेंशन हुआ है तो आपकी ये वाली रे यहाँ से 90 डिग्री वाली रे जरूरी होनी चाहिए डायग्राम में। तो वो किस डायग्राम में? सिर्फ डी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन अ converging lens and one principal focus f of the lens. The object is placed between, ठीक है। What is the magnification of the image formed? अब यहां पर उसने पूरा ग्रिड अगर आपको दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे डायग्राम बनवाना चाह रहा है। ठीक है, जब वो आपसे डायग्राम बनवाना चाह रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे कि सबसे पहली रे, जब भी रेस का लेंसेज का डायग्राम आएगा, वीडियो अगर नहीं देखी हुई देख लो, जो मैंने पढ़ाया लेक्चर, उसमें ये बात कही है कि सब द फर्स्ट रे शुड बी द वन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, passes through the center of the lens and does not deviate at all। चाहे चाहे कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, जैसी मर्जी लेंस है, वो रे स्ट्रेट पास थ्रू करेगी नीचे से। अब ये मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने स्केल्स के साथ करनी है। तो पहली रे द वन दैट passes straight through, next ray that is initially parallel to the principal axis, initially parallel to the principal axis, and then it converges or diverges depending upon the lens। तो ये लेंस कौन सी है? दिस लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि वो रे जो पहले सीधी थी, वो रे जो पहले पैरेलल थी, वो बाद में बेंड करेगी, और वो बेंड करके क्रॉस करेगी किधर से? फोकल पॉइंट में से। फोकल पॉइंट का क्या मकसद है? फोकल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट थ्रू विच, उस पॉइंट में से रे जो है वो कन्वर्ज करती है। बात समझ आ रही? हर लेंस की अपनी सर पावर होती है। ज्यादा बड़ा चश्म जो नंबर होते हैं ना चश्मों के, तो बड़े नंबर वाला चश्मा है, इसका मतलब ये है कि उसका फोकल पॉइंट लेंस के पास है। वो जो लेंस पीछे, जो रे पीछे से स्ट्रेट आ रही है उसको फौरन कन्वर्ज करता है। और जो हल्के नंबर वाला चश्मा है वो थोड़ा सा टाइम लेके कन्वर्ज करता है। तो ये फोकल पॉइंट बेसिकली बताता है आपको
कि आपकी रे किस पॉइंट से आफ्टर हिटिंग द लेंस, एट व्हाट पॉइंट विल इट पास थ्रू आफ्टर द लेंस, वो फोकल पॉइंट होता है। अब नोटिस करो कि आफ्टर पासिंग थ्रू ये रेज आपस में कहीं भी मीट करने का इनका ऑप्शन लग नहीं रहा, दोनों आपस में स्प्रेड आउट कर रही हैं, दे वोंट बी मीटिंग। तो जब ये मीट नहीं करेंगी तो ऐसे केस में क्या करना होता है, ऐसे केस में आप जो है फिर वो खुद से डॉटेड लाइनों से ड्रॉ बैक करते हैं बिहाइंड द लेंस और उसको मीट करवाते हैं एक पॉइंट पे, जहां पे वो मीट करेंगे उस स्पेसिफिक पॉइंट पर आपकी इमेज बनेगी। और ये जो इमेज है, अब उस वो आपसे मांग रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली होती है कि आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशो, कि इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, इमेज लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट लेंथ। तो यहां से फॉर एग्जांपल ये इमेज बन रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ये इमेज बन रही है। इस इमेज में मुझे कितनी लेंस नजर आ रही है, मुझे 3 डब्बे नजर आ रहे हैं, एक बड़ा डब्बा, दूसरा बड़ा डब्बा, तीसरा बड़ा डब्बा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे सिर्फ वन बिग बॉक्स नजर आ रहा है, तो 3/1, तो लीनियर मैग्निफिकेशन माइट बी 3 है। मैंने फ्री हैंड ड्राइंग की है, स्केल से ड्रॉ करेंगे माइट बी डिफरेंट। ठीक है, सर आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? एक दफा ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सब ये पूछ रही हो, ये कह रही हो? यस सर। अच्छा, और नोफिल तुम हैंड रेस कर रहे थे बीच में, तुम क्या कह रहे हो? सर एग्जामिनर तो सिर्फ वो फर्स्ट पेज की होती है वो नहीं चेक करता। मतलब समझ नहीं आई। सर वो फर्स्ट पेज पे ABCD लिखी होती है ना आंसर लिख। बबल शीट की बात कर, हाँ एमसीक्यूज में आंसर बबल शीट पे ही करने हैं। जी सर, तो वो फिर ये ग्राफ आप कह रहे हैं बनाने को, ये भी चेक होगा फिर? ये चेक नहीं होगा, तुमने तो आंसर पे पहुंचना है ना। ग्राफ, यू विल यूज दिस ग्राफ टू गेट टू द आंसर, इफ यू गेट टू द मतलब राइट आंसर ठीक है, नहीं ठीक तो नहीं। ठीक। समझ आ रही? अच्छा मानूर, तुम मुझे बताओ, तुमने लेंसेज वाली वीडियो देखी कि नहीं देखी है? मैंने ड्राइव में शेयर की है। नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, लेंसेज वाली वीडियो जब देखोगे ना, तो लेंसेज वाली वीडियो में ये याद रखना, ओ लेवल्स के अंदर लेंसेज के केस में यू विल ऑलवेज गेट 3 केसेस, मतलब उन 3 केसेस से बाहर बात नहीं जाएगी। ठीक है, आपको हमेशा 3 केसेस ही मिलेंगे, 3 केसेस से बाहर आप नहीं जाएंगे। तो जब आप 3 केसेस से बाहर नहीं जाएंगे, वो 3 केसेस कौन से उस वीडियो में देखना। वन केस इज, अच्छा उन 3 केसेस में से 2 केस कन्वर्जिंग लेंस के हैं और एक केस डाइवर्जिंग लेंस का है। ठीक है, 2 केस कन्वर्जिंग लेंस के, एक केस डाइवर्जिंग लेंस का है। तो ये केस जो आपके सामने, ये कन्वर्जिंग लेंस का है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं वो भी इस वीडियो में शामिल है, कि जो लेंस सेंटर से मोटी हो, ऊपर एजेस से पतली हो, वो कन्वर्जिंग लेंस होगी। जो नीचे से बीच में से पतली हो, ऊपर से मोटी हो, तो वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगी। कन्वर्जिंग लेंस रेज जो पहले सीधी आ रही हैं उनको कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे मीट करवाता है। और डाइवर्जिंग लेंस के जो रेज पहले सीधी आ रही हों उनको डेविएट करवा देता है, डाइवर्ज करवा देता है। ठीक है, तो ये फर्क है। अब डाइवर्ज कन्वर्जिंग लेंस के 2 केसेस है, उसमें से ये केस नंबर 2 है। उस वीडियो में जो केस नंबर 2 है वो ये। केस नंबर 1 ये है कि कन्वर्जिंग लेंस आपके पास मौजूद हो और आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के बाहर पड़ा हो, ये केस 1 है। इसमें क्या इमेज बनती है, वीडियो में देखना। ये केस नंबर 2 है कि आपका ऑब्जेक्ट अब फोकल पॉइंट के अंदर चला गया, मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के लेंस के पास कर दिया, इतना पास कर दिया कि वो फोकल पॉइंट के भी अंदर चला गया। तो अब क्या इमेज बनेगी, ये वो वाला केस है। तो जब तुम वीडियो में सर वो आईजी इमेज से कैसे बनेगी सेम। उसको समझोगे, तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि यहाँ डायग्राम कैसे बनी है। जब डायग्राम बनेगी उसके बाद मैग्निफिकेशन मांगी, मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है इमेज लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट लेंथ, वो लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी yes, बोलो क्लास।
अच्छा जी, समझ आई बात की नहीं आई तो उस केस नंबर टू। सर ये 3 केसेस आईजीसीएसई के लिए भी सेम ही है। हाँ, सेम है, लेंसेज के चैप्टर में ये 3 केसेस हैं। अच्छा जी, तो उस हिसाब से जो है ना ये ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये मैंने फ्री हैंड ड्राइंग की है तो इस वजह से मेरे पास ऑप्शन सी बन रहा है, अंदाजन जो मुझे लग रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 24 में हम आ जाएं तो विच स्टेटमेंट अबाउट रेड लाइट एंड वायलेट लाइट इज करेक्ट। रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो तेज़ होती है। वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है, वो स्लो होती है। रेड लाइट चूंकि तेज़ होती है तो वो डेविएट कम करती है, वायलेट चूंकि स्लो होती है तो वो डेविएट ज़्यादा करती है। ये सवाल के ऑप्शंस पढ़ने से पहले थ्योरी इतनी स्ट्रांग हो कि ये दिमाग में बातें आ जाएं, फिर आप सवाल के ऑप्शंस पढ़ें। अब ऑप्शन क्या कह रहा है? द प्रिज्म डेविएट्स रेड लाइट मोर देन इट डेविएट्स, गलत कह रहा है। रेड लाइट हैज लोअर फ्रीक्वेंसी देन वॉयलेट लाइट, हो सकता है सही कह रहा हो। रेड लाइट हैज अ स्मॉलर वेवलेंथ देन, नहीं, गलत कह रहा है। द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज लेस, नहीं, गलत कह रहा है। तो ऑप्शन बी सही कह रहा है। ठीक है। हमने अभी बिफोर जंपिंग इनटू द ऑप्शंस जब अपनी थ्योरी को रिवाइज किया दिमाग में तो हमने कहा कि यार रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है। तो जब वेवलेंथ ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली मींस के फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑपोजिटली रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं उस केस में कि जहां वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। ये याद रखना, ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आपका जहां मीडियम चेंज हो रहा होता है या जहां डेप्थ चेंज हो रही होती है, जो हमारे रिफ्रैक्शन के केसेस हैं, रिफ्रैक्शन में वेव की वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। व्हेन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट तो वेलोसिटी और लेमडा का रिलेशन बनता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बिहेव करती है। ये केस वो नहीं है। यहां पर आपका मीडियम चेंज नहीं होगा, यहां पर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इस ऐसे केसेस में जहां वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो तो वहां पर फ्रीक्वेंसी और लेमडा का आपस में उल्टा रिलेशन होता है। अब एक रेड लाइट की मैं बात करूं और एक वॉयलेट लाइट की बात करूं, बाय नेचर अगर रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की जो है वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। बात यह है कि रेड और वॉयलेट दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेव्स हैं तो उनकी स्पीड तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चाहे वो रेड लाइट है, वॉयलेट लाइट है, ग्रीन लाइट है, गैमा रे है, एक्सरे है, माइक्रोवेव है, यूवी है, इंफ्रारेड है, जो मर्जी है उसकी स्पीड तो सेम है, स्पीड तो चेंज नहीं कर रही। तो जब स्पीड चेंज नहीं कर रही तो फिर ये वाले रिलेशंस नहीं लगेंगे, फिर ये वाला रिलेशन लगेगा कि लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, उल्टा रिलेशन होगा इन दोनों का। तो रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। वॉयलेट का लैम्डा कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो ये ऑप्शन कौन बता रहा है? ये ऑप्शन बी बता रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन व्हाट इज अनदर। अब ये जो है ना फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ईएमएस जो मैंने वीडियो शेयर की है उसमें टेबल है, वो नोट्स में भी है। नोट्स में टेबल में ईएमएस के अंदर जितनी वेव्स हैं उनके नाम, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी यूजेस ये याद होने चाहिए। तो उस हिसाब से अल्ट्रासाउंड जो है एक क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरी है, दूसरा प्रीनेटल स्कैनिंग है, जो मेडिकल यूज है अल्ट्रासाउंड होता है प्रीनेटल स्कैनिंग में। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी बनता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप आगे मूव ऑन करें। ठीक है। तो अच्छा, अब मैं ये लास्ट एमसीक्यू कराऊंगा, मेरी नेक्स्ट कमिटमेंट स्टार्ट होने लगी है 5:10 पे। उसके बाद रिमेनिंग 14 एमसीक्यूज खुद से करने हैं। ठीक है। और फिर हम उसको टैली कर लेंगे इंशाल्लाह, या मैं किसी और क्लास में दोबारा से उनको मजीद करवा दूंगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विल बी डूइंग एंड देन विल बी वाइंडिंग ऑफ दिस तो सेशन। रोज टाइम हुआ करेगी? हाँ रोज सेम टाइम? यार, मैं कंफर्म करता हूँ इंशाल्लाह, उम्मीद है, उम्मीद है। टिल टिल ईद तो सेम टाइम होगा। ठीक है। बीच में 1-2 दिन शायद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उन दिनों शायद कुछ थोड़ी सी डेविएशन आ जाए, लेकिन उम्मीद है कि मैं कोशिश कर लूंगा कि विल हैव क्लास ड्यूरिंग दीज आवर्स। ठीक है। बस 25 तक ठीक है, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। 20 मतलब लास्ट 15 क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो। मानूर, तुम क्या कह रही हो? प्लीज स्टिल डोंट अंडरस्टैंड आफ्टर वॉचिंग। तो वो फिर कंटेंट के नाम लिख के लिस्ट बना के भेजो ग्रुप में कि सर मैंने आपकी ये वाली वीडियो देख ली, इसमें ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। ये नहीं कहना सर पूरी वीडियो समझ नहीं आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि तुम लोग 16-17 साल का दिमाग डेवलप हुआ है तुम लोग के अंदर, और अब इस स्टेज पे आके तुम लोग कहोगे सर मुझे पूरी वीडियो ही समझ नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओ लेवल्स पढ़े हो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पढ़े। तो उस वीडियो में जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, कि लेंसेस की वीडियो देख रही थी तो केस नंबर 2 समझ नहीं आया, ठीक है, या केस नंबर 3 समझ नहीं आया, तो वो सही है, वो फिर हम लोग ऑफ कोर्स
किसी एक लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेरी लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो है वो देखोगी वीडियोस तो उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह सर वो हाफिज। हमारा स्पेस फिजिक्स रहता है अभी तक, वो 3-4 टॉपिक थे। स्पेस फिजिक्स के जो टॉपिक्स तुमने लिस्ट बनाई हुई थी मुझे, रेड शिफ्ट वाली, जी ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह किसी एक दिन टाइम निकाल के। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं a ship that is stationary on the surface of a sea sends pulses of sound vertically downwards towards the seabed. Each pulse that reflects from the seabed is received 1 second after it is sent out. ठीक है, तो जब उस पल्स को भेजा जाता है तो उसके जाने का और वापस आने का जो टाइम है, जाना और आना, that is 1 second. A whale swims under the boat and the pulse is received 0.6 seconds after it is sent out. ठीक है, तो इस दफा आपके पास जो है वो सरफेस पे, पानी के सरफेस पे एक बोट थी। नॉर्मली जो नीचे जमीन है, वेव का वहां से जाके वापस आना, ये 1 सेकंड का टाइम लेता है। अब इस दफा नीचे से एक वेल गुजर रही है, ठीक है, तो अब इस दफा पल्स जो है वो जाके वापस आ गई, बजाय 1 सेकंड में 0.6 सेकंड। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 1500 है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वेल अबव द सी बेड, ये हाइट मांग रहा है, ये वाला, कि ये कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो है ना वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा शिप से लेके सी बेड का, फिर निकालना पड़ेगा शिप से लेके वेल तक का, और दोनों को माइनस करेंगे तो हमें हमारे पास वेल का सी बेड से डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो शिप का, अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ये आपके पास, ठीक है, और टाइम ये है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 1500, टाइम है 1 सेकंड, तो 1500 इंटू 1 सेकंड करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 1500 मीटर। 1500 मीटर का मतलब ये है 750 मीटर जाना और 750 मीटर आना, क्योंकि 1 सेकंड का जो टाइम है उसमें आना जाना दोनों है। ठीक है, 1 सेकंड के टाइम में आना जाना दोनों है, तो इसका मतलब है कि 750 मीटर इज द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस टू द सी बेड। ये जो हाइट है ये 750 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी तरह से हम वेल वाला केस भी सॉल्व करेंगे कि इसमें हमारे पास 1500 स्पीड है और टाइम 0.6 है। तो 1500 इंटू 0.6 करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा आंसर, मेरा ख्याल है 900 आंसर आ जाएगा हमारा। 1500 इंटू 6, 1500 इंटू 0.6 इज आई गेस 900। ठीक है, तो 900 के बाद क्या है कि 900 में से 900 का हाफ हाफ होगा ना, क्योंकि 900 टोटल आने जाने का डिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसमें जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे ये टाइम 0.6 ये टाइम 1 सेकंड था, ये आने जाने का टाइम है, तो डिस्टेंस भी आने जाने का मिलेगा। तो वन वे डिस्टेंस जो है वो 900 का हाफ हो जाएगा, विच इज 950, 450 सॉरी। तो 450 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो अब जमीन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, अगर पूरा 750 है और वेल तक का 450 है, तो 450 टू जमीन से वेल का दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 300 हो जाएगा, विच विल गिव यू ऑप्शन ए। ठीक है, मोमिन तुमने ऑप्शन बी मेरे ख्याल कहा हुआ है, नहीं तुमने ऑप्शन सी कहा हुआ है। समझ आ गई है मोमिन कि ऑप्शन सी क्यों नहीं है और ए क्यों है? ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है विच रो डिस्क्राइब्स अल्ट्रासाउंड वेव्स। कौन सी रो जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को डिस्क्राइब कर रही है? तो अल्ट्रासाउंड, गौर करो, साउंड की बात कर रहा है वो। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और अल्ट्रा का मतलब है कि वो ऑडिबल रेंज से ऊपर है। तो ऑडिबल रेंज इज 20 किलो हर्ट्ज मैक्सिमम है, तो उससे ऊपर जो होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है। तो ये लॉन्ग, ये आपका आंसर आ जाएगा 27 का बी। ये सिंपल एमसीक्यू है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय अ सोर्स इन मूविंग यूनिट चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट। ये एक डेफिनेशन है। व्हाट इज दिस क्वांटिटी एंड व्हाट्स द यूनिट? इट इज द वर्क डन
इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, एक चार्ज को मूव कराने का वर्क डन अराउंड द होल सर्किट, ये किस चीज की डेफिनेशन थी? कोई एक बच्चा बता दे। सर ये जो है वो था इलेक्ट्रो ईएमएफ था। ईएमएफ था, और यूनिट क्या होगा ईएमएफ का? सर एन होगा मेरे ख्याल में। एन। एन होगा या वी होगा? भी होगा। वी होगा। मोविन तुम्हारा क्या स्पीकर खराब है? नो माइक। ठीक है, आंसर्स उन्होंने चैट बॉक्स में लिखे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहने को फोर्स होती है, लिखा हुआ फोर्स है, लेकिन इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि वोल्टेज की डेफिनेशन है। तो ये वोल्टेज ही होता है, ठीक है, वोल्टेज की टाइप है। वोल्टेज की दो टाइप्स थी, ईएमएफ था और पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन बाय द चार्ज टू क्रॉस अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को क्रॉस करने में चार्ज कितना वर्डन करता है। और ईएमएफ होता है वर्डन ऑन द चार्ज टू मेक इट, टू ड्राइव इट अक्रॉस द होल सर्किट, ठीक है। तो पूरे सर्किट में क्रॉस करने की कैपेसिटी देने के लिए ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन। अच्छा जी, 29 पे आ जाते हैं। 29 के अंदर हमारे पास जो है सर्किट गिवन है, स्विच जो है उसको हमने क्लोज किया। अब वोल्ट मीटर पे रीडिंग क्या आएगी? जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो वोल्ट मीटर पे रीडिंग क्या आएगी? चलिए अब देखते हैं कि वोल्ट मीटर लगा हुआ किस किस के अक्रॉस है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है वो 6 वोल्ट है। अब वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसके एग्जैक्ट पॉइंट पे, तो एग्जैक्ट पॉइंट तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा है, इसका मतलब एग्जैक्ट पॉइंट तो 0 वोल्ट पे होगा। ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे होगा? लेट्स सी, ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे होगा ये देखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है सेटअप कुछ इस तरह का है कि ये 3 ओहम्स, ये 6 ओहम्स, और ये 6 और 6 मिल के सीरीज में। अगर मुझे 6 और 6 जो मिल के सीरीज में है, इनका मुझे ये हिसाब लगाना हो कि इस पूरे सेटअप को कितना वोल्टेज मिल रहा है। इस पूरे सेटअप को 6 वोल्ट में से, आप देखो ना, तीन तीन चीजें सीरीज में, उसमें से पहली 6 वोल्ट में से कुछ हिस्सा यहाँ जा रहा है, कुछ हिस्सा इसके पास जा रहा है, और कुछ हिस्सा इन दोनों को, मतलब इन दोनों के अक्रॉस, यहाँ इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस मिल रहा है, इन दोनों को इक्विवेलेंट मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल में ना, ये दोनों खुद आपस में तो पैरेलल में, तो जो हिस्सा इनको मिल रहा है वो दोनों को सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो पहली बात होगी। अब इनको कितना हिस्सा मिल रहा है ये हमें पता लगाना है, कि इनको कितना हिस्सा मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, कि कंबाइंड रेजिस्टेंस इस पूरे सेटअप की कितनी है। तो वो है 6 × 6/6 + 6, ये प्रोडक्ट ओवर सम वाला सिस्टम है। 36/12 करेंगे तो 36/12 गिव्स यू 3 ओम, ठीक है। तो इस पूरे सेटअप की कंबाइंड रेजिस्टेंस 3 ओम्स है, तो मैं इसको जो है वो 3 ओम्स यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद 3 ओम्स यहाँ पे, और 6 ओम्स यहाँ पे। तो अब मैं इस पूरे सेटअप को बजाय 6 और 6 अलग बनाने के, मैं एक सिंगल 3 ओम का रेजिस्टर भी बना सकता, ठीक है। अब मैंने ये हिसाब लगाना है कि यार इस 6 वोल्ट में से कितना किसको मिल रहा है। अब हिसाब अगर हम लगाएंगे तो हम देखेंगे कि यार 3 ओम्स और 6 ओम्स, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस 12 ओम्स है। 12 ओम्स में से 6 ओम आधा ही है, आउट ऑफ द होल टोटल रेजिस्टेंस ये आधा तो इसी के इक्वलेंट है। तो इसका मतलब ये है कि 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट तो ये खाएगा। अब पीछे रह गए 3 वोल्ट, और ये दोनों हैं इक्वल रेजिस्टेंस के, इसका मतलब 1.5 वोल्ट ये खाएगा और 1.5 वोल्ट ये खाएगा, ठीक है। तो 6 वोल्ट की डिवीजन इस तरह से है कि पहले हम सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे, वो 12 ओहम्स है। 12 ओहम्स में से 6 ओहम अकेला इसके इसके पास है आधा, तो वोल्टेज भी आधा ये खा जाएगा 6 में, विच इज 3 वोल्ट। आप उसके बाद 3 वोल्ट पीछे रह जाएंगे, और इन दोनों की रेजिस्टेंसेस चूंकि इक्वल हैं तो फिर ये लोग 1.5 कंज्यूम करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पर बनाऊं, अब इस सर्किट का सेटअप पूरा मैं यहाँ पर बनाऊं, चलो दूसरे पेन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट्स सी, देखो कि 6 वोल्ट में से यहाँ पर पहुंचा 6 वोल्ट, और यहाँ से निकला 4.5 वोल्ट, क्योंकि हमने ये बात स्टैब्लिश कर ली कि पहला कंपोनेंट 1.5 वोल्ट कंज्यूम करेगा।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4.5 यहां पहुंचेगा और यहां से निकलेगा 3 वोल्ट। उसकी वजह यह है कि इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने ये बात स्टेब्लिश की थी कि ये जो 3 ओम्स लिखा है, ये असल में ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनको मैंने कलेक्टिवली 3 लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। असल में तो 6 और 6 अलग हैं, जिनको 1.5 वोल्ट मिल रहा है। तो जब 4.5 मिल पहुंचेगा तो निकलेगा 3, क्योंकि 1.5 ये दोनों कंज्यूम करेंगे इक्वली, इसको भी 1.5 मिलेगा और इसको भी 1.5 मिलेगा। पैरेलल में वोल्टेज इक्वल रहता है, क्यों रहता है ये हमने थ्योरी क्लास में बड़ा क्लियरली। अच्छा, उसके बाद 3 वोल्ट यहाँ पहुंचेगा और निकलेगा 0 वोल्ट। ठीक है। अब आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है लास्ट कंपोनेंट के एग्जिट पॉइंट पे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से वो लगा हुआ है इस 6 ओम वाले रेजिस्टर के एग्जिट पॉइंट पे। इसके एग्जिट पॉइंट पे वोल्टेज निकल रहा है 3 वोल्ट, क्योंकि 4.5 इसको मिल रहा है, 1.5 ही कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे 3 वोल्ट का यहाँ पर है और 0 वोल्ट का दूसरी तरफ है। तो वोल्ट मीटर डिफरेंस बताता है दोनों जहां जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वो कनेक्टेड होता है उनका पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो एक तरफ 3 वोल्ट पहुंचा है, दूसरी तरफ 0 वोल्ट खत्म निकल रहा है। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर पे रीडिंग 3 वोल्ट की होगी, तो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, ये किस किस को क्लियर हुआ और किस किस को नहीं हुआ? सर हो गया। ओके, गुड। अच्छा जी, मूविंग ऑन। Two resistors connected in series act as a potential divider as shown. ठीक है। The resistors have resistances R1 and R2 and the potential difference across them is V1 and V2. ठीक है, which expression is equal to V1 over V2? Which expression is equal to V1 over V2? ठीक है। सर ए अच्छा, सीरीज है तो सीरीज के अंदर जो है ना आपका करंट सेम रहता है। ठीक है। तो वी आई आर होगा तो V1 ओवर V2 जो है वो I1 ओवर R1 I2 ओवर R2 के इक्वल होगा। अच्छा, I1 और I2 जो है वो इक्वल होंगे बिकॉज सीरीज सर्किट है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो R1 ओवर R2 रह जाएगा। इस क्वेश्चन की कोई खास मतलब वो नहीं थी, जरूरत नहीं थी, लेकिन बस दे दिए। अच्छा, आगे वो कह रहा है ट्रांसफर देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट 1.5 एम्पेयर्स का इन अ 4 ओम रेजिस्टर। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रिकली टू थर्मली, मतलब वो इन 1 मिनट। ठीक है। तो वोल्टेज होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है। और चार्ज होता है आपका करंट इनटू टाइम। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे। वोल्टेज कैसे निकालेंगे? V इक्वल्स टू आई आर करके निकाल लेंगे। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर करके वोल्टेज निकालेंगे। तो I हमारा 1.5 है, R हमारा 4 है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 6 वोल्ट। अब हमारा वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट, हमें चाहिए एनर्जी और चार्ज भी चाहिए। अब चार्ज आता है करंट इनटू टाइम से। करंट हमारा 1.5 है चार्ज निकालने के लिए, और टाइम हमारा 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 90 सेकेंड आ जाएगा चार्ज। ठीक है। तो 90 इंटू 6 वोल्ट करेंगे जब हम, तो 90 इंटू 6 से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 540 जॉल्स। ठीक है। 540 जॉल्स इसका आंसर बन जाएगा 31। ठीक हो गया। मोमेंट समझ आ गई? तुमने बी किया हुआ मेरा ख्याल। क्लियर है? सर 60 सेकेंड्स को देखो, चार्ज निकालने ना हमने, तो चार्ज है करंट इनटू टाइम। करंट हमारा 1.5 है, करंट हमारा 1.5 है और टाइम हमारा 60। तो 1.5 इंटू 60 करोगे तो चार्ज हमारा 90 आ जाएगा। हमने यहाँ चार्ज करना है ना यूज। समझ आई? 90 कहाँ से है? 90 हमारा चार्ज है, 90 कूलम्स। मैंने ऐसे लिख दिया गलती से, 90 कूलम्स आपका चार्ज है। आयशा? नो?
कहाँ ये वोल्टेज वोल्टेज जो हमारा 6 आया, समझ आ गई, वोल्टेज हमारा 6 आया, ये चीज समझ आ गई। पावर कहाँ निकालनी थी, सवाल तो पढ़ो। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी निकालनी है। नहीं, पावर की जरूरत नहीं है, पावर निकाल भी सकते हैं, आईवी करके पावर निकाल के टाइम से डिवाइड कर दो, मेरे ख्याल वो वाली अप्रोच से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैंने उस तरफ से नहीं सोचा था, मैं तो वोल्टेज के फॉर्मूले से गया हूँ। हो सकता है उस वाली अप्रोच से भी आंसर आ जाए। सही सही गैस किया है। देखते हैं, लेट्स सी। पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज। करंट 1.5 है और वोल्टेज हमारा 6 निकला, तो पावर आ गई हमारे पास 9। ठीक है, पावर 9 वॉट्स आ गई। और एनर्जी होता है पावर ओवर टाइम, तो 9 वॉट डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो, नहीं, पावर होता है एनर्जी इनटू टाइम, सॉरी। या हमें हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, सॉरी, एनर्जी इज पावर। गलत फॉर्मूला लिखा है, ये होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। तो हमें चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी वुड बी पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारा 9 है, टाइम हमारा 60 है, तो यहाँ से 540 आएगा तब भी आंसर। ठीक है, सही है, ये वाला अप्रोच, ये वाली अप्रोच भी ठीक है। ऐसा समझ आ रही है। हाँ जी आयशा, क्लियर हो? हाँ जी, सही है। ओके। अच्छा जी, a square coil is placed in a horizontal uniform magnetic field. The plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. ठीक है, the coil is now rotated. The coil is now rotated about an axis through P at a steady rate. Coil is now rotated. ठीक है, a square coil is placed in a horizontal magnetic field. ठीक है, ये मेरे ख्याल टॉप व्यू से हमें नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं द कॉइल इज नाउ रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस थ्रू पी। सही है, थ्रू पी एक्सिस पे वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेट हो रहा है। द कॉइल रोटेट्स टू 180 डिग्री। विच डायग्राम शोज हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल वेरीज एज इट रोटेट्स थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेशन के दौरान क्या सिनेरियो होता है? अच्छा, हम लोग जब वो नॉर्मल सिनेरियो पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं नॉर्थ और साउथ क्यों है, और कॉइल कॉइल जब हॉरिजॉन्टल होता है उस पॉइंट पे हम लोग ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शंस निकालते हैं लेफ्ट हैंड रूल लगा के, और जब कॉइल वर्टिकल हो जाता है तब हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस जो है उस स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए, जब वो कॉइल वर्टिकल हुआ हुआ है उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, द ईएमएफ इंड्यूस इज 0। अब ये थोड़ा सा अजीब सी ड्राइंग बन गई, लेकिन जब कॉइल आपका, जब आपके जो है वो कॉइल इस तरह से, यहाँ पे देखो, कॉइल इस तरह से है, ठीक है, और एक इस इमेजिन करो, एक इस तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और एक इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब नॉर्थ और साउथ है। तो जब कॉइल यूं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरह से कॉइल है आपका, आपका कॉइल जो है वो यहाँ पे यूं है, तो उस पॉइंट पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता था। लेकिन वो हाफ टर्न के दौरान जब कॉइल उन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान परपेंडिकुलर इस तरह वर्टिकल होता था, उस टाइम पे हम लोग कहते थे कि यार यहाँ पर अभी फिलहाल करंट इंड्यूस नहीं हुआ, और फिर जब वो वापस घूमता था तो फिर दोबारा वो दूसरे हाफ का वो जो नेक्स्ट हाफ साइकिल का भी जो हम जो करंट की डायरेक्शन निकालते थे वो सिनेरियो बनता था। लेकिन ड्यूरिंग व्हेन इट वाज वर्टिकल, तो वर्टिकल के केस में ईएमएफ इंड्यूस जो है वो मोमेंटेरली 0 हो जाता था। ठीक है, अब उसकी रीजन क्या है? तो उसकी रीजन तुम लोग को ए लेवल में मजीद क्लियरली समझ आएगी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, अब ये तुम लोग को डिटेल में बात समझ आएगी। डेल्टा फाइव बाई टी ये फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का। तो जब हम फाई और फ्लक्स लिंकेज का ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ, तो उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो ईएमएफ इंड्यूस्ड का ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब उस लॉजिक के पीछे ना जाओ, सिंपल समझ लो कि जब आपका कॉइल जो है
वो वर्टिकल सिनेरियो में होगा, ठीक है। जब आपका कॉइल जो है वो वर्टिकल सिनेरियो में होगा और उसके अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज होगी। जब मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज होगी उस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जीरो हो जाएगी। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब एक बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं ना, ऑब्जेक्ट को, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो उस मैक्सिमम हाइट पे जैसे हम कहते हैं ना वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर वो नीचे आता है। इसी तरह यहाँ भी ये होता है कि जब आपका कॉइल इस पोजीशन में आता है वर्टिकल, तो उसमें से मैक्सिमम जब फ्लक्स गुजर रहा होता है उस मोमेंट पे, तो उस पॉइंट पर ईएमएफ मोमेंटरली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ सॉरी फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम हो जाता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको इसी इसी एग्जांपल से समझो कि आपका जो है डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया नीचे से। इनिशियली जब आप किसी चीज को लॉन्च करते हैं तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर वेलोसिटी का वक्त वर्ड जो है वो वोल्टेज के इक्विवेलेंट है। अपने दिमाग में लॉजिक इसकी ऐसे बनाना। और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का वर्ड फ्लक्स लिंकेज के इक्विवेलेंट है, या फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल का आपस में लिंकेज है उसके इक्वल इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं जमीन से ऊपर, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। जब आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर जाएगा इसलिए कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है इनिशियली। तो जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मैक्सिमम है। जिस बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती है वो डिस्टेंस भी उसी रेट से कवर कर रहा होता है। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कि उसकी जमीन से ऊपर तो जा रहा है, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। ये डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, जमीन से वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने का रेट स्लो हो रहा है। तो जब उसका ऊपर जाने का रेट स्लो होता जाएगा, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो क्या होगा कि डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, मतलब फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होगी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट पे मजीद डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, ना वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा ना वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा। उस एग्जैक्ट मैक्सिमम हाइट की मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब उस मैक्सिमम हाइट पर डिस्टेंस मैक्सिमम है, मतलब फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस खत्म हो चुका है, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब फ्लक्स लिंकेज भी चेंज नहीं कर रहा, और ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स लिंकेज का चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज जरूरी था। तो मैक्सिमम हाइट पर इसलिए जैसे वेलोसिटी जीरो होती है, इस तरह हम कहेंगे वोल्टेज जीरो होता है, कि बिकॉज द फ्लक्स लिंकेज इज नॉट चेंजिंग, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड या जो वोल्टेज है या ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो जीरो होगा उस पॉइंट पर। तो सवाल ये होता है कि इस पॉइंट पर नोटिस करो कि ये जो स्क्वायर कॉइल है ये इस तरह से वर्टिकली स्ट्रेट स्क्वायर कॉइल खड़ा हुआ है, और यहां से बम्बार्डमेंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज इसके थ्रू हो रही है। एट दिस पॉइंट फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम, लेकिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जो है ना वो मैक्सिमम नहीं है। वही सारी जो मैंने यहाँ पे एनालॉजी क्रिएट की है, वही सारी सिनेरियो यहाँ पर। अब इस एनालॉजी को अंडरस्टैंड करना है, या ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, या ग्रेडियंट्स को अंडरस्टैंड करना है, या रेट ऑफ चेंज को अंडरस्टैंड करना है, ये लेवल्स में मजीद क्लियरली समझाया जाता है। यहाँ पर तुम लोग इस तरह भी मतलब याद भी कर सकते हो कि व्हेन मैक्सिमम फ्लक्स इज क्रॉसिंग थ्रू द कॉइल, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर ये मैक्सिमम हाइट वाला केस होता है कि फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जो है ना वो जीरो है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होता है। तो ऐसी पोजीशंस पे कि जब आपके कॉइल के अंदर से सारी फ्लक्स लिंकेज गुजर रही हो, तो उस पॉइंट पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है। और जब आपका कॉइल हॉरिजॉन्टल हो और फ्लक्स यहाँ साइड से हिट कर रहा हो उसको कॉइल को, उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो जब ये कॉइल, अगर हम टॉप व्यू से देखें तो कॉइल हॉरिजॉन्टल है, फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, तो इस टाइम पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। एंड वंस दिस कॉइल रोटेट्स, और कॉइल रोटेट करने के दौरान वर्टिकल पोजीशन में आएगा। जैसी वर्टिकल पोजीशन में आएगा, बेशक फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा लिंक हो रहा है इस वक्त, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जीरो होगा इस पॉइंट पर। तो इसको इस तरह याद कर लोगे, व्हेन इट इज वर्टिकल और फील्ड लाइंस उसके अंदर से गुजर रही होती हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है। तो अब इनिशियली यहाँ पे देखो, टाइम जीरो पर इनिशियली यही सिनेरियो है। अगर हम इसको टॉप व्यू से इमेजिन करें तो कॉइल
के अंदर से इस वक्त फ्लक्स लाइंस गुजर रही हैं, तो जब कॉइल के अंदर से फ्लक्स लाइंस गुजर रही हैं उस पॉइंट पर ईएमएफ जीरो होगा। उसके बाद जब ये रोटेट करके इस पोजीशन में आएगा, इस पॉइंट पर जब ये फ्लक्स लाइन इस कॉइल को हिट करेंगी, इस पॉइंट पर ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और फिर जब ये वापस घूम के वापस जो है वो अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर ईएमएफ वापस जीरो हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट बनता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो है वो गलत क्यों है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन डी इसलिए गलत है कि ईएमएफ एक डायरेक्शन में ज्यादा बन रहा है, दूसरी डायरेक्शन में वैल्यू ही ईएमएफ की कम है, तो ऐसा कोई चीज हमने नहीं पढ़ी कि कॉइल, अब कॉइल जो है वो स्टेडी रेट पे रोटेट किया जा रहा है, स्टेडी रेट पे कॉइल की रोटेशन है और किसी फैक्टर को चेंज नहीं कर रहे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एटलीस्ट ये तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑप्शन डी को तो वैसे ही हटा दें। ठीक है, कि उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जबकि मैग्नीट्यूड चेंज होने की तो कोई कहानी थी ही नहीं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी में ईएमएफ पहले एक तरफ पॉजिटिव है फिर दूसरी तरफ हो जाके नेगेटिव है। ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो चेंज कॉइल में नहीं करती, ये एसी जनरेटर का केस है, अगर तुम लोगों को बताओ, देखो एसी जनरेटर का केस है, तो एसी जनरेटर के केस में द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में चेंज नहीं करती, आउटपुट सर्किट में चेंज करती है, याद रखो। ये बात मैंने कई दफा बताई भी है तुम लोग को, जब जनरेटर का स्ट्रक्चर बनाया था, कि ये आपका कॉइल है और नीचे वो आपके स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी वो ये आउटपुट पे चेंज होती थी, ये पहले यहाँ से निकलता था, यहाँ से जाता था, फिर मतलब यहाँ आउटपुट पे काम चेंज, लेकिन इधर कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहती थी। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आउटपुट पे चूंकि चेंज होती थी, तो बी और सी ऑप्शंस भी वैसे ही गलत हो जाएंगे कि यार एक तरफ पॉजिटिव एक्सिस में, एक तरफ नेगेटिव में, एक तरफ पॉजिटिव में, एक तरफ नेगेटिव। आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके भी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी पहुंच सकते हो, वरना मेरा ख्याल ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग ज्यादा बेहतर ये है कि ये इस तरह से याद कर लो कि जब कॉइल ऐसी पोजीशन में हो कि ईएमएफ उसके अंदर से गुजर रहा हो, ओ सॉरी फ्लक्स लिंकेज जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से गुजर रही हूँ कॉइल के अंदर से, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वोल्टेज जीरो होगा, और जब वो हॉरिजॉन्टल होगा और वो फ्लक्स लाइंस आके उसको हिट कर रही होंगी, तो उस पॉइंट पर आके वो ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगा। अब उसकी पूरी साइंस में ना घुसे तो बेहतर है, क्योंकि वो ना रेलेवेंट है सिलेबस से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होता क्या है, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है। तो ये ऐसे तुमने भी क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, मतलब यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल का जो आपस में लिंक है वो हमें चेंजिंग लिंक क्रिएट करना है। ठीक है। इस तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना जो मैंने पढ़ाया था उसमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका फ्लक्स लिंकेज मैग्नेट मतलब फील्ड लाइंस और जो कंडक्टर है, कॉइल है, वायर है, दोनों में से कोई एक चीज मूविंग होनी चाहिए। ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज मूविंग होनी चाहिए। अब जितनी ज्यादा ये चेंजिंग इंटरेक्शन, रेट ऑफ चेंज जितना ज्यादा होगा फ्लक्स लिंकेज का, कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इंटरेक्शन है, उसका रेट ऑफ चेंज जितना ज्यादा होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। ठीक है। फ्लक्स, अच्छा तुम कह रही हो व्हाट व्हाई इज फ्लक्स लिंकेज एंड ईएमएफ डिफरेंट, देखो फ्लक्स लिंकेज से ईएमएफ बनता है, चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज से ईएमएफ बनता है, फ्लक्स लिंकेज एंड ईएमएफ आर नॉट सेम। जब आपकी चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज बिटवीन मैग्नेट एंड वायर, चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज होती है, फ्लक्स कहते हैं फील्ड लाइंस को, फील्ड लाइंस और कॉइल के दरमियान में एक चेंजिंग इंटरेक्शन क्रिएट होता है, उससे वोल्टेज बनता है। वोल्टेज ज्यादा कब बनेगा, जब फील्ड लाइंस और कॉइल का जो इंटरेक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, मतलब उस वक्त कोई एक चीज तेज मूव कर रही होगी तो वोल्टेज ज्यादा बनेगा, और जब वो मूव नहीं कर रहे होंगे जो रेट ऑफ चेंज है वो कम होगा तो वोल्टेज भी कम बनेगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो वोल्टेज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम जो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है ना वो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दे आर नॉट इक्वल। वो दोनों एक दूसरे, मतलब जितना ज्यादा ये चीज ज्यादा होगी उतना वोल्टेज ज्यादा होगा।
ये कहा, ठीक है। सेम चीजें नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तार के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जितनी इंटरेक्शन चेंजिंग होगी, ज्यादा चेंज कर रही होगी पर यूनिट टाइम, गिवन टाइम में ज्यादा रोटेशंस हैं फॉर एग्जांपल, ये इंटरेक्शन जितनी ज्यादा चेंज कर रही होगी गिवन टाइम में, उतना ही वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस होगा, दे आर नॉट द सेम थिंग, ठीक है। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद इस कॉन्सेप्ट को मैं मजीद भी क्लियर कर दूंगा, फिजिकल क्लास के अंदर तुम लोगों को बोर्ड पे समझा दूंगा। लेकिन अगर आप इसमें इन डेप्थ ना भी जाएं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें बताएंगी वो इनफ है मार्क्स स्कोरिंग के लिए। और ये ग्राफ्स और ग्रेडियंट्स की तरफ ना जाना भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दफा मैं फिर भी करवा दूँ, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बन जाएगा, लेकिन इस सवाल के अंदर ऑप्शन ए के अलावा बी सी डी वैसे भी लॉजिकली भी नलीफाई हो रहे हैं, ठीक है। उससे भी आप ए पे पहुंच सकते हैं। Three pieces of equipment made of magnetic materials are listed: the core of a transformer, the needle of a compass, iron fillings used to show magnetic field patterns. Which pieces of equipment act as temporary magnets when in use? कौन से pieces of equipment जो है वो temporary magnet के तौर पर behave करते हैं? तो ये आसान है, टेम्पररी मैग्नेट के तौर पर 1 और 3 बिहेव करेगा। नीडल ऑफ अ कंपास शुड बिहेव एज अ मैग्नेट एट ऑल टाइम, तभी तो वो सही डायरेक्शन पॉइंट करेगा। ये ना हो कि जो है वो किसी और मैग्नेट के प्रेजेंस के अंदर जो है ना वो आपको सही पॉइंट कर रहा है, दूसरे मैग्नेट को आपने हटाया तो अब आपको नहीं पता नॉर्थ का है साउथ का है। तो आपको एट ऑल टाइम्स कंपास में अगर बताना है नॉर्थ का है साउथ का है, तो उसको एट ऑल टाइम्स मैग्नेट के तौर पे बिहेव करना पड़ेगा। तो वो जो है ना 1 और 3 जो है वो टेम्पररी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं। ऑप्शन ऑप्शन सी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सजेस्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डायरेक्ट डीसी मोटर, ठीक है। ओके, अब क्या क्या हम कर सकते हैं कि जिससे हमारी जो डीसी मोटर है उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाए? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो हाँ बिल्कुल बढ़नी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो द करंट वो बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ, ठीक है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ही बातें हमने पढ़ी हुई। अच्छा जी, उसके बाद 35 में कह रहा है ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लैम्प, इस ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू पावर लैम्प, ठीक है। There are more turns, ठीक है, with statement is correct. There is an alternating current in the primary coil and a direct current. There is a larger current in the secondary coil than the primary coil. तो ये बात सही लग रही है। There is a changing magnetic field. There is a changing magnetic field in the iron core. सही है। There is a larger current in the secondary coil than in the primary coil. नहीं, ट्रांसफार्मर में तो जहाँ वोल्टेज ज्यादा होता है वहाँ करंट कम होता है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में करंट कम होना चाहिए, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी सही लग रहा है, इन दी आयरन कोर देयर इज एन अल्टरनेटिंग करंट, नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो केस था उसमें मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पर जो है वो बी गलत है, हाँ बी गलत है, बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट बी जो है वो रॉन्ग है। ट्रांसफार्मर के केस में मैं तुम लोग बताया था ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन से पहले या बाद में, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन का मकसद ये होता है कि पावर को कांस्टेंट रखना। ये कॉन्सेप्ट मैंने लॉन्ग ट्रांसमिशन से तुम लोग क्लास में पढ़ाया है। पावर होता है आई वी। अब अगर आपको ये कांस्टेंट चाहिए तो आई और वी का आपस में क्या रिलेशन होगा कि जब आप वी को बढ़ाओगे तो करंट कम होगा। इसलिए मैंने तुम लोग को याद होगा ट्रांसफार्मर के फॉर्मूलाज में जो रेशो बताया था एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू आई एस ओवर आई पी। करंट का रिलेशन इसीलिए उल्टा होता था ना कि करंट और वोल्टेज यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए, फॉर दिस केस ओनली, नॉट फॉर ऑल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर दिस स्पेसिफिक केस ओनली करंट एंड वोल्टेज आर इनवर्सली रिलेटेड बिकॉज पावर इज कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ इस केस की मैं बात बता रहा हूँ, बाकी केसेस में करंट और वोल्टेज डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, V टू आई आर वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखें। इस केस में क्योंकि हमें पावर कांस्टेंट चाहिए तो फिर हमारा करंट और वोल्टेज इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा। तो सेकेंडरी कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज एट सेकेंडरी ज्यादा होगा, तो फोर्स करंट एट सेकेंडरी कम होगा, इनवर्स रिलेशन है दोनों, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी सही है कि एसी करंट की वजह से
एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है आयरन कोर के अंदर। ठीक है, ये समझ आई कि नहीं आई? सही है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड a beta particle follows the path shown. Which path an alpha particle traveling at the same speed should follow? बीटा पार्टिकल का ये पाथ है, अल्फा का उसका ऑपोजिट होगा, इसका मतलब अल्फा का पाथ बेंडिंग अपवर्ड्स तो होगा। लेकिन एक और बात भी मैंने बताई थी कि अल्फा क्या बीटा से पहले बेंड करता है या बीटा के बाद बेंड करता है। अल्फा का मैस जो है वो बीटा से ज्यादा होता है, तो अल्फा जो है वो बेंड भी बीटा से कम करेगा। जब वो बीटा से कम बेंड करेगा तो नोटिस करो, एक तो बेंडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब है ए और बी में से कोई एक। ए जो है वो इक्विवेलेंट टू, मतलब ए वाला जो बेंड है वो ऐसा है कि कोई ऐसा पार्टिकल जो बीटा पार्टिकल के ही जैसा हो साइज के हिसाब से, मैस के हिसाब से, लेकिन चार्ज ऑपोजिट हो, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं या फिर हम बीटा पॉजिटिव कहते हैं। तो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल होता ना, तो फिर तो वो ए होता, लेकिन हमने वो तो नहीं चीजें पढ़ी हुई, अभी हमने अल्फा पढ़ा है। अल्फा का तो मतलब बेंड ऑपोजिट होगा और बेंड लेस होगा, तो ऑप्शन बी बन जाएगा। Which row gives the sign of the charge on the nucleus of an atom and the sign of the charge on and the sign of the charge of an, तो बहुत इंतहाई आसान सवाल है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, ये और ये वैसे ही कट जाएंगे। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। An isotope has a half-life of 6,000 years. How much time passes before the count rate due to emissions from a sample of the isotope decreases to its 1/16th of the initial value? ये सब मुझे अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखो, इस वाले एमसीक्यू। अगर तुम लोगों को मैंने हाफ लाइफ के काफी सारे सवाल करवाए हैं, लेट्स सी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। इसके आंसर्स 1 मिनट लो, विद इन अ मिनट इसके आंसर्स चैट बॉक्स में सब लिखो। सही है मोमिन, तुम्हारा जवाब आ गया। और सही है, पढ़ लिया मैंने। बाकी स्टूडेंट्स का जवाब। एक सैंपल है जिसका नाम है ए। एक हाफ लाइफ गुजरती है तो हो जाता है A/2। एक और हाफ लाइफ गुजरती हो जाता है A/4। एक और हाफ लाइफ गुजरती हो जाता है A/8। एक और हाफ लाइफ गुजरती हो जाता है A/16। पहली हाफ लाइफ 6,000 साल की है, अगली भी 6,000 साल की है, अगली भी 6,000 साल की है, और आखिरी भी 6,000 साल की है। तो टोटल अरसा कितना गुजरा है इन चार हाफ लाइफ का? 24,000 साल। तो ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? इतनी देर क्यों लगा रहे थे सॉल्व करने में बाकी साहब? अब्दुल्ला, नोफिल, समझ आई कि नहीं आई? आयशा, हाउ डिड यू डिसाइड द डिनोमिनेटर्स? मैंने नहीं डिसाइड किए, मैथ्स ने डिसाइड किए। बेसिक मैथ्स। एक चीज पहले, अगर फॉर एग्जांपल एक चीज पहले जो है वो 4,000 इनिशियल काउंट है, उसका हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक हाफ लाइफ बाय 2,000 हो जाएगा, अज्यूमिंग 4,000 है तो वो 2,000 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हाफ हो गया। फिर 2,000 का हाफ हो जाएगा विच इज 1,000, तो 1,000 4,000 का A/4 है।
फिर ये 500 हो जाएगा, तो 500 इधर से देखें तो a/8 है, फिर ये 250 हो जाएगा, तो इधर से देखें तो वो a/16 है, ऑफ कोर्स। तो वो डिनोमिनेटर मतलब डबल करते जाओगे तो वैल्यू हाफ हो जाएगी। अच्छा, what is the approximate time taken by light from the sun to travel to the earth? What is the approximate time taken by light to travel from the sun to the, अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये तुम लोग को नोट्स, अगर मैं खोलता हूँ अपने यहाँ पे, तो तुम लोग को नोट्स के अंदर जो है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट का भी पता चल जाएगा, ठीक है। स्पीड, हाँ, डी ऑप्शन ही है इसका। स्पीड ऑफ लाइट का तो तुम लोग को पता ही है, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन भी जो है वो वहां पे गिवन होगा। तो जब आप उसको करेंगे सॉल्व, डिस्टेंस ओवर स्पीड करके, यू विल फाइंड आउट कि लाइट जो है वो इस स्पेसिफिक टाइम में ट्रेवल करती है। तो ये फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू है, इसके अंदर कोई डिस्कशन बनती नहीं है। फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू स्पेस फिजिक्स में से आ सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है ना, उसमें से भी आ सकते हैं। तो उसको भी काइंडली जो है ना, उस दफा मतलब उनकी वेवलेंथ क्या है, इस तरह के। वेयर इन दी सोलर सिस्टम इज दी एस्टेरॉयड बेल्ट? ये भी आसान है। मार्स और जुपिटर के बीच में, ये भी फैक्ट बेस्ड। तो मैंने ये बताया था, स्पेस फिजिक्स में ज्यादातर जो है ना वो थ्योरी है, जो कि कई सारी ऐसी है जो कि याद करने वाली है। तो वो भी जो है ना वो तुम लोग को आनी चाहिए। इस तरह के एक दो एमसीक्यू उधर से भी आए, तो उनमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लग रही होती, बस आपको चीजें याद हो तो उसका आंसर करना। ठीक हो गया। तो ये तुम लोग का जो है वो, नहीं, डी नहीं है इसका। अच्छा, नहीं, तुम पिछले वाले का पूछ रहे हो। ठीक है, तो अब जो है वो हमारा, नहीं, वो जो है ना उसको आप एस्टेरॉयड बेल्ट, वो सैटर्न की अपनी है, ठीक है। सोलर सिस्टम की जो है, सोलर सिस्टम की एस्टेरॉयड बेल्ट नहीं है, वो सैटर्न की अपनी है, ठीक है। सवाल में सोलर सिस्टम लिखा हुआ है।